हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। देखो, जो मैं सीरीज चला रहा हूं इसमें मैं क्या कवर कर रहा हूं, क्लास 12 के चैप्टर वाइज चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं या फिर वैसे डेरिवेशंस जिससे कि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सारे चैप्टर वाइज चैप्टर मैं एक जगह करता जा रहा हूं सो दैट कि आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा हो जाए। ठीक है, तो पहले दो वीडियो तो मैंने कर दिए हैं, मतलब जितने भी डेरिवेशंस हैं वो मैंने उसके वीडियो बना दिए हैं। अब जो चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें ये हमारे 8 डेरिवेशंस जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको रिलेशन बताना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, रिलैक्सेशन टाइम वगैरह जो भी आता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकंड क्या है भाई, सेकंड है आपको करंट को दिखाना होता है कि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब हम लोग ये काम करेंगे, देखो मैंने साफ साफ लिख रखा है कि जब हम लोग ये काम करेंगे तो हम लोग वैल्यू भी निकाल लेंगे किसका, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पे जो आता है वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लोग रजिस्टर को दो तरीके से लगाते हैं, एक सीरीज में लगाते हैं और एक पैरेलल में लगाते हैं, तो उसका फॉर्मूला। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसका फॉर्मूला, ये भी डिराइव करके देखेंगे। देन हमारा इंटरनल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वेलोसिटी एंड ईएमएफ, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग सेल को कहां पे रखेंगे, सीरीज में, और फिर कहां पे रखेंगे, पैरेलल में। एंड लास्ट में व्हीट स्टोन ब्रिज, और हमारा ये चैप्टर डेरिवेशन से रिलेटेड जितना भी काम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है वो है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली है क्या, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से रगड़ता हुआ, ड्रिफ्ट जो हम लोग मतलब सुना होगा, कार में ड्रिफ्ट लोग मारते हैं, घिसता हुआ जो जाता है ना, ड्रिफ्ट रेस भी होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से घिसता हुआ ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां पे एक दो बात है जो कि पहले जान लोगे तो फिर ज्यादा अच्छे से समझोगे। इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रहा है, तो वो कैसे जा रहा है, घिसता ही हुआ जा रहा है ना। तो जिस स्पीड से वो ड्रिफ्ट कर रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है मान लेते हैं कंडक्टर में, तो वो क्या होता होगा, टकराता हुआ जाता होगा, है ना। तो दो पॉइंट में टकराने के बीच में जो टाइम बचा है उस इलेक्ट्रॉन के पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अगर आप इतना बात समझ चुके हो तो फिर बहुत ईजी है। ठीक है, अच्छा देखो यहां पे आप एक दो चीज मान के चलोगे क्या, कि भाई रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। तो अगर अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। क्या होता है भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां था, रेस्ट में, यानी कि यहां पे एक काम करते हैं, इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं, फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्लस ए। और मैंने आपको क्या बोला कि रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाउ बोलेंगे। ठीक है, तो टाउ हो गया, समझ रहे हो बात। अच्छा, यहां पे अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालूं तो देखो सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, तो वो क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इसको मैं जीरो कर दे रहा हूं, एक्सेलरेशन और इनटू क्या हो गया, टाउ। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इनटू टाउ। लेट दिस इक्वेशन बी 1। इसको हमने मान लिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, हमें मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां से मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल के यहां पे पुट करूंगा और फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब जरा चैप्टर 1 में आ जाओ, चैप्टर 1 में आओ, क्योंकि मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, तो यहां पे फोर्स को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा। तो हमें क्या मालूम है भाई, हम लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। तो क्या मैं फोर्स की जगह पे लिख सकता हूं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे
फोर्स की जगह पे E इंटू क्यू इज इक्वल टू ma। अब Q है क्या? Q एक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, माइनस E एम ए, और यहां से अगर मैं A का वैल्यू निकालूं तो मेरा क्या आ गया, माइनस E अपॉन M। समझ रहे हो बात को? अब यहां पे जो आया इसको मान लेते हैं 2, और इस 2 को पुट कर देते हैं कहां पे, 1 में, हमारा वैल्यू आ गया। क्या हो गया भाई, तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया था, क्या आया था, a इंटू टाउ, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया है, माइनस ई टाउ अपॉन m। ये क्या है, हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन बहुत इजी है, उम्मीद करता हूं समझ गए होगे तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन देखो भाई, यहां पे जो है हमें, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, हाँ ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, आपको रिलेशन बताना होता है कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, रिश्ता क्या है इन दोनों के बीच का। तो देखो एक बार जरा फिजिक्स को साइड रखते हैं और खुद से कॉमन सेंस लगाते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लास्ट डेरिवेशन में हमने बात किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैसा वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता हुआ, घिसता हुआ अपोजिट टर्मिनल की तरफ जा रहा है। चलो ठीक है। करंट क्या होना चाहिए, अगर ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो करंट ज्यादा होना चाहिए, या कम वेलोसिटी है तो फिर कम वेलोसिटी है फिर कम करंट होना चाहिए। फिर से देखो, ज्यादा वेलोसिटी है तो करंट ज्यादा होना चाहिए, या फिर कम वेलोसिटी हो तो करंट ज्यादा होना चाहिए। अगर कॉमन सेंस से सोचे तो भी हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि भाई अगर ज्यादा हम लोग वेलोसिटी रखते हैं तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग डेरिवेशन से कर लेंगे, लेकिन अगर कॉमन सेंस को भी यूज करें तो भाई लास्ट में हमें यही आना चाहिए दैट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इस बात को हम लोग प्रूफ करेंगे। चलो कैसे प्रूफ करेंगे तो वो जरा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वायर को कंसीडर करो, वायर को कंसीडर करते हैं। लो भाई किया। अब जो वायर को कंसीडर किया है, ये वाला एरिया जिसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, इसको क्या मान लिया मैंने, A, और इस लेंथ को क्या ले लिया, L। तो सबसे पहले कुछ कंसिडरेशन लेते हैं। क्या लेंगे भाई, अच्छा यहां पे इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेट अस कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ L and cross sectional area A। अब यहां पे हम लोग एक छोटा n हम लोग लेट करते हैं और उसे मानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे एक कंसिडरेशन और है, हम लोग एक लेट करेंगे, लेट ऑल्सो assume छोटा n be the number of electron per unit volume। भाई ये हमने कंसीडर कर लिया, तो जरा देखते हैं भाई, अगर कंसीडर किया तो छोटा n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है सिलेंडर। ये वायर जो है वो किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है, तो इसका वॉल्यूम यहां पे लिख देते हैं, या फिर फॉर्मूला लिख देते हैं ना। यहां पे क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जरा यहां पे देखो, ये जो छोटा n है, ठीक है, छोटा n इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं
इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर अपॉन ये पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ मतलब इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो मैं यहां पे ए लिख दिया, ठीक है। और लेंथ, ये जो हाइट है वो लेंथ है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, एल लिख दिया। तो यहां से एन ए एल इज इक्वल टू क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और लेंथ क्या हो गया उस वायर का लेंथ, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज यही होगा ना कि भाई टोटल नंबर कितना है, एन ए एल, और उसके ऊपर चार्ज एक के ऊपर कितना होता है, माइनस ई, यानी कि क्या आ गया, माइनस ई एन ए एल। ये क्या आ गया हमारा, टोटल चार्ज आ गया। समझ रहे हो, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बहुत बचपन से जानते हैं कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या है, आई, चार्ज टोटल कितना आ गया, माइनस ई एन ए एल अपॉन टी, ठीक है। एक यहां पे काम करते हैं, यहां पे कर देते हैं, I इज इक्वल टू माइनस ई एन ए, और ये L अपॉन टी को अलग लिख दे रहे हैं। L क्या है, लेंथ, T क्या है, टाइम, और लेंथ अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, एंड दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से क्या आ गया, I इज इक्वल टू माइनस ई एन ए वी डी। भाई जरा अब यहां पे ध्यान देते हैं, चार्ज कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। अगर डायमेंशन को कांस्टेंट रख दे तो वो भी कांस्टेंट। तो मैं ये कह सकता हूं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपको करके दिखाना होगा। वैसे अगर मैंने आपको पहले बोला था, अगर आप कॉमन सेंस से सोचोगे तो आप अभी तक सोच चुके होगे, रिलेशन ऊपर देखते के साथ ही आपने सोच लिया होगा कि भाई दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होना है। बट अगर लिख के दिखाना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहां पे देखो, क्वेश्चन अभी तक यहीं तक आया है, लेकिन अगर वो आपको बोल दे, अगर वो आपको बोल दे कि भाई यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब आप इस डेरिवेशन से निकालो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का, पहले बता देता हूं, अभी तक नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोल दे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो कितने मक्खन की तरह सॉल्व होगा। हम लोग कहां पे आ चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और मैंने यहां पे दो चीज और दे रखा है कि भाई रेजिस्टेंस और इसका निकालो, ठीक है। तो भाई चलो जरा देखते हैं। देखो भाई, अगर याद करो ओम्स लॉ, ठीक है। देखो मैं पहले बता देता हूं, ये हमारा काम हो गया है, एग्जाम में यहीं तक आया है, आता है नहीं, आया है। बट एग्जाम में अगर कुछ ज्यादा आ जाए उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको बोल दे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी निकालो तो उसके लिए कैसे करोगे वो मैं बता रहा हूं। अदरवाइज इसका जो डेरिवेशन है वो यहां तक हो गया, हमने दिखा दिया कि भाई बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब देखो, अगर ओम्स लॉ याद करो, बाय ओम्स लॉ, ठीक है, क्या होता है भाई, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो देखो ओम्स लॉ से यहां तक आ गए, ठीक है। ओम्स लॉ से हम लोग आ गए कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। इसको एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन A मान के छोड़ देते हैं। अब जरा पुराने वाले पे आओ, यहां पे आते हैं, ठीक है भाई। ये जो आया हमारा, ये क्या आया, I इज इक्वल टू माइनस ई एन ए वी डी, वी डी बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या था, माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, आई माइनस ई
एन ए, ठीक है, और यहां से क्या आया माइनस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई, एंड देन कैपिटल ई, उसका टाउ अपॉन एम, यानी कि माइनस ई टाउ अपॉन एम। समझ रहे हो बात? ठीक है। अच्छा, ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो गया ई स्क्वायर, ये क्या हो गया भाई एन ए टाउ अपॉन एम। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच रहा है, तो याद करो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो अगर किसी को याद हो, मैंने डेरिवेशंस में भी करवाया है, यहां पे ये पॉइंटर बता के भी बताया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे लिख दे रहा हूं, इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर सारे डेरिवेशंस के वीडियो देख रहे हो तो मैंने वहां पे ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां से एक नया एसआई यूनिट बन के आया, वोल्ट पर मीटर बन के आया, ठीक है। तो मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्या लिख रहा हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला, यानी कि V अपॉन L। समझते चलना, गहरी बात होने वाली है अब, ठीक है भाई। देखो यहां से हमारा आ गया M, V को यहां पे रहने देते हैं एक तरफ, तो देखो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, M L I अपॉन E स्क्वायर N A टाउ, एंड लेट दिस इक्वेशन बी B। फिर से एक बार भाई, मैंने V को यहीं पे रहने दिया, बाकी सब मटेरियल को एक तरफ लेके चला गया, ठीक है। तो देखो एम ए, यहां पे क्या है भाई, यहां पे I है ना, एम एल और ये I, तो एम एल आई, ठीक है, E स्क्वायर एन ए टाउ। अब जरा कंपेयर, अब क्या करेंगे, एक मिनट, इसको यहां पे लिख देते हैं। देखो भाई कंपेयर करो, वी वी आई आई, ये जो आर है इसका मतलब क्या रहा होगा, ये इसका वैल्यू रहा होगा। समझो बात को, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑन कंपेयरिंग आर इज इक्वल टू क्या आ गया, एम एल अपॉन ई स्क्वायर एन ए टाउ। कंपेयर करने से मिल गया, ठीक है। तो हमने ये काम कर लिया, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी निकाल लिया। अब रेजिस्टिविटी, अब देखो कितने प्यार से आता है। मैं जरा इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है। और यहां पे देखो भाई, हमने याद करो क्लास 10th में पढ़ रखा है दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। चलो भाई इसको मान लेते हैं इक्वेशन सी। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं, क्या करते हैं, तो आर एम अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ, और यहां पे लिखते हैं एल अपॉन ए, और लेट दिस इक्वेशन बी डी। भाई इस इक्वेशन को क्या मान लिया, डी। करो कंपेयर, तो क्या मैं लिख सकता हूं ऑन कंपेयरिंग रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, देखो भाई L अपॉन ए इधर आ गया, R उधर रह गया, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू M अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ। तो यहां से हमने सबसे पहले रिलेशन बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फिर ओम्स लॉ का यूज करते हुए हमने कैलकुलेट किया रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कहां गया, ये आया रेजिस्टेंस का वैल्यू, और रेजिस्टेंस के वैल्यू से 10th क्लास वाला फॉर्मूला यूज करते हुए हमने क्या निकाल दिया, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो ये जो हमारा टोटल काम था, मैं एक बार कोशिश करता हूं कि एक पेज में आ जाए, आ जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा और बड़ा होगा, ठीक है।
तो ये हमारा इस डेरिवेशन में इतना ही है। अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख देना, जो भी प्रॉब्लम हो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। फुल सपोर्ट है भाई का, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। रजिस्टर को पहले हम रखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में और उसके बाद रखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और उसके बाद दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले जो करते हैं वो हम लोग करते हैं सीरीज में रख के। सीरीज में रखा भाई, क्या हो जाएगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है। अब देखो कुछ बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है वो जरा समझो कि आपको सीरीज में करंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब कि इस रजिस्टर के पास भी करंट क्या होगा, आई होगा, इस रजिस्टर के पास भी करंट क्या होगा, आई होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, आई होगा। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इन सीरीज करंट इज कांस्टेंट। यानी कि करंट कांस्टेंट है तो मैं अब क्या करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस नेट कैलकुलेट करूंगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे मान लेते हैं V1 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V3 है, तो अगर मैं नेट निकालूं तो मैं यही करूंगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, I RN I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब क्योंकि I कांस्टेंट है तो यहाँ पे RN रहने दो। RN कहने का मतलब नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। I को कांस्टेंट ले लिया तो क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस तरीके से हमारे पास नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? चलो भाई, अब निकालते हैं, हम लोग रखेंगे रेजिस्टेंस को पैरेलल में। चलो पैरेलल में रखते हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। आपको याद रखना है कि जब पैरेलल होता है, वैसे आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, अगर पैरेलल होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे सीरीज में क्या था, करंट कांस्टेंट था, वैसे ही पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। मतलब कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो यहां पे क्या निकालेंगे, नेट करंट निकालेंगे। यानी कि IN इज इक्वल टू नेट करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो यहां पे क्या हो जाएगा, V अपॉन RN, V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। यहां से क्या किया भाई, V अपॉन RN, और यहाँ से V को कॉमन ले लो तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V गया तो 1 अपॉन RN इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये आपका एक तरह का डेरिवेशन हो गया, डेरिवेशन ही है, ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो चलो, बहुत ही इजी सा है, नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, और उसमें क्या है, हमें शो करना है रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक है, सेल है, बहुत लोग क्या करते हैं कि डायग्राम जो होता है इसमें बैटरी बना देते हैं, तो कोशिश क्या करो सेल ही बनाने का। ठीक है भाई, क्या बना दिया, एक
सेल, अपना स्विच, क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि भाई ये रेजिस्टेंस है तो इसका क्या हो गया R। मान के चल रहे हैं कि करंट क्या फ्लो कर रहा है I। यहां पे हम लोग एक अलग सा बात कर रहे हैं क्या कि ये जो बैटरी है, देखो अगर मैं बात करूं कंडक्टर, कोई भी वायर, तो उस वायर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। कोई भी चीज है उसका मान लेते हैं नेग्लिजिबल, बट अपना रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता ही है। वैसे ही मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि इसका भी क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इस सेल का, और उसको मैंने क्या मान लिया, R मान लिया। करंट क्या फ्लो कर रहा है, I कर रहा है, ठीक है। तो चलो यहां पे लगाते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पोटेंशियल गेन इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल गेन इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल गेन इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा, पोटेंशियल गेन कहां पे होता है, पोटेंशियल गेन आपका होता है बैटरी के अक्रॉस, और पोटेंशियल ड्रॉप कहां होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। लेकिन यहां पे हमने क्योंकि सेल के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस मान रखा है, तो यहां पे भी हमारा क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। भाई इस डायरेक्शन में गए, सबसे पहले देखो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, याद होगा किरचॉफ्स रूल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम लोग यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको क्या लेंगे, I इंटू R प्लस, अब इधर से आ रहे हैं, ठीक है। और यहां पे अपना इसका भी क्या रहा होगा, एक रेजिस्टेंस रहा होगा, तो यहां पे ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और इसको क्या मान लिया, I R। और इक्वल टू पोटेंशियल गेन कितना हो रहा है, पोटेंशियल गेन कितना हो रहा है, तो यहां पे इसका EMF को क्या मान लेते हैं, E। यहां पे एक काम करते हैं, या फिर ये, चलो ठीक है। अब देखो इसी बात को अगर मैं ये IR बोलूं यहां पे, तो बाई ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, V प्लस IR इज इक्वल टू क्या आ गया, E आ गया। यानी कि हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि IR इज इक्वल टू E माइनस V। अब देखो जो लोग मेरे से पढ़े हैं, या फिर आप लोग जो पढ़ रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, सब E एक है। अब यहाँ पे देखो, हमेशा से मैं एक बात बोलता हूँ कि भाई EMF क्या होता है, तो इट इज द पीक पॉइंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो देखो पोटेंशियल में IR यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस वाला जब ऐड हुआ तो हमारा क्या बना, EMF बना। तो यहां से भी हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, पीक पॉइंट है। अब देखो ये आपका क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। ध्यान देना, ये जो होता है ना फॉर्मूला फॉर डिस्चार्जिंग होगा, ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, डिस्चार्जिंग का होता है। ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, डिस्चार्जिंग का होता है, ठीक है। तो भाई अगर मैं बात करूं चार्जिंग का, तो देखो चार्जिंग में जो है सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वाले फॉर्मूले से बना देता हूं, क्या बन जाएगा, V माइनस IR इज इक्वल टू, एनसीईआरटी में मोस्टली क्वेश्चन डिस्चार्जिंग का है, लेकिन सीबीएसई में एक बार चार्जिंग का क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए मैंने बता दिया ताकि आपके दिमाग में सारे बात रहे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो चार्जिंग का केस जब रहेगा तो आप क्या कर दोगे, करंट के डायरेक्शन को नेगेटिव कर दोगे, और ये फॉर्मूला बन गया। और डिस्चार्जिंग का ये तो मैंने निकाल ही दिया है। तो इस डेरिवेशन में इतना ही है, बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो क्या है, सेल इन सीरीज। चलो देखते हैं भाई सेल इन सीरीज कैसे कनेक्शन होता है। ये सारे के सारे क्या लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ बात समझना। सबसे पहली बात क्या है, इन सीरीज
करंट इज कांस्टेंट। अगर करंट कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का सम निकाल देंगे। ये बात हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो आगे अगर देखो अब V लास्ट वाले डेरिवेशन में आओगे तो लास्ट वाले डेरिवेशन में यहां पे आ जाओ तो देखो यहां से अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा भाई, V इज इक्वल टू EMF माइनस IR। सेम मैं यूज कर देता हूं यहां पे, ठीक है, यहां पे यूज करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, EN माइनस I नेट R। ये क्या हो जाएगा भाई, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 प्लस E3 माइनस IR3। अब एक काम करते हैं, E को एक जगह कर देते हैं और IR को एक जगह कर देते हैं। तो देखो E1 प्लस E2 प्लस E3 और माइनस अगर I को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और इधर भी देखते हैं तो क्या हो जाएगा, EN माइनस IRN। अब क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो देखो ऑन कंपेयरिंग, अगर सबसे पहले मैं इसको कंपेयर करूं RN को, तो इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है कि क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3 है। ये कब से जानते हो आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नेट EMF भी जो है वो भी क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, तो इसमें इतना ही करना था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कहाँ चलते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो क्या है, सेल को रखना है पैरेलल में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई पैरेलल में किस तरीके से रह सकता है। तो ये कुछ ठीक है, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, R1 R2 और R3। अब यहां पे देखो इन पैरेलल पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अब पैरेलल में पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना होगा, नेट करंट। तो अगर मैं IN का बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब जब जो मैंने लास्ट टू लास्ट डेरिवेशन में जो मैंने आप लोग को डेरिवेशन करवाया था, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन हम लोग कर रहे थे किसके साथ, पोटेंशियल के साथ, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि IR प्लस V इज इक्वल टू क्या आता है, E आता है। तो अगर मैं यहां से I का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा भाई, IR इज इक्वल टू E माइनस V और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस V अपॉन R। अब यहां पे मैं इसको इंसर्ट करने वाला हूं, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा EN माइनस, देखो पोटेंशियल मैंने अभी अभी बोला है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मैं यहां पे V लिख रहा हूं अपॉन RN इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2 और प्लस E3 माइनस V अपॉन R3। अब इसको मैं अलग अलग कर दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं अलग अलग कर दे रहा हूं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, EN अपॉन RN माइनस V अपॉन RN इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 माइनस V अपॉन R3। अब ये V और V माइनस V को कॉमन ले लेते हैं। इसके अलावा जो बच गया उसको पहले लिख दो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 और माइनस V को ले लिया कॉमन, तो क्या आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन
R3 और इधर क्या है भाई, इधर है En अपॉन Rn माइनस V अपॉन Rn। अच्छा, यहां पे अगर मैं क्या करूं, कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग अगर देखा जाए तो En अपॉन Rn, सबसे पहले इसको देखते हैं। देखो V अपॉन Rn को इसके इक्वल किया तो V क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यानी कि ये आ गया हमारा 1 अपॉन Rn इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो कि पैरेलल में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो ये होता है, कंपेयर करने पे भी यही चीज आ रहा है। लेकिन जो नई बात आई वो क्या आई कि भाई En अपॉन Rn इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। ये हमारे लिए क्या है, एक नया बात है। इसका डेरिवेशन मैंने करा दिया है। यहां पे मुद्दे वाली बात लाल रंग से लिखना बेटा, लाल रंग भी छोड़ो, आप किसी भी चीज से लिख दो, बट वो अलग से हाईलाइट होना चाहिए, वो लिख लो, ठीक है, जो मन करे उससे लिखो, ठीक है। क्या है कि भाई इन सीरीज इट इज डिस्चार्जिंग, मुद्दे वाली बात, और इन पैरेलल इट इज चार्जिंग। भाई पैरेलल में क्या होता है, चार्जिंग होता है, और सीरीज में क्या होता है, डिस्चार्जिंग होता है। डेरिवेशंस के साथ साथ मैंने आपको मुद्दे वाली बात भी बता दी है जो कि बोर्ड में उससे आ सकता है। अब हमारा लास्ट डेरिवेशन इस चैप्टर का रहता है, वो क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। चलो करते हैं। नाउ जो लास्ट है हमारा वो क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट थे वो हमने कर दिया है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है जरा देख लेते हैं भाई। देखो देखो कुछ आपको इस तरीके का अरेंजमेंट है, और इस रजिस्टर का मैं वैल्यू रख देता हूं PQRS, ठीक है। इस तरीके का कुछ अगर अरेंजमेंट है, और ये जो आपके AC के थ्रू जो करंट जा रहा है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको आप सॉल्व करते हो तो और ज्यादा पजल्ड होते जाता है, कुछ फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल पाता है। तो यहां पे हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज यूज करते हैं। अब व्हीट स्टोन ब्रिज जो फाइनली हमें बताता है वो ये बताता है कि भाई P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S है। तो इसको मान लेते हैं कि इसे ही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये 2 प्रूफ है। चलो भाई एक बार प्रूफ कर देते हैं। देखो किरचॉफ्स रूल लगाते हैं कि इसमें ABCA में, इन लूप ABCA, ठीक है। देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, इधर को जा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये यहां से I करंट आ रहा था, ठीक है। ये क्या हो गया I1, ये क्या हो गया I2। अब ये जो है इधर से IG आ गया, तो ये वाला AD के थ्रू जो फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है, I1 माइनस IG। अच्छा ये I2 इधर से आया, अब यहां पे जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, I2 प्लस IG, और ये फिर यहां पे मिलके क्या बन जाएगा, I बन जाएगा, ठीक है।
ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। अब जरा लूप कौन सा ले लिया, ए बी सी ए। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, I1 P प्लस GIG, और देखो अब जो है करंट के डायरेक्शन के उल्टे में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस I2 Q इक्वल टू 0। लेट दिस इक्वेशन बी 1। अब आ जाते हैं इन लूप ADCA, ADCA किस में आ गए, ADCA में आ गए। तो क्या हो जाएगा भाई, I1 माइनस IG इंटू R प्लस I2 प्लस IG इंटू S, और देखो ये अब करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो क्या हो जाएगा, G इंटू IG इक्वल टू 0। अब हमें मालूम है कि IG क्या है, 0 है। तो ये दोनों इक्वेशन देखो, पहला इक्वेशन क्या बन गया, ये बन गया I1P, अब ये 0 है तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस I2Q, यहां से क्या आ गया भाई, I1P इक्वल टू I2Q, और यहां से आ गया I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू Q अपॉन P। इसको A मान लेते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले इक्वेशन में आते हैं। ये फर्स्ट था ना और ये सेकंड वाले इक्वेशन में आते हैं। तो देखो I1, अब ये G तो 0 हो गया, IG 0 हो गया, तो I1R प्लस I2, एक मिनट, I1 माइनस G, और इधर से हम जब आ रहे थे यहाँ पे देखो हल्का सा गलती है, क्योंकि हम लोग करंट का डायरेक्शन देखो ऐसे इधर से आ रहा है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। बाकी सब तो ये क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए ADC। और इसके बाद जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो ये भी करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये भी माइनस होना चाहिए। यहाँ पे पहले देख लो, हम लोग करंट के डायरेक्शन के साथ जब आ रहे थे तो ये क्या था, I1 माइनस IG इंटू R, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा था। अब AD के बाद मैं DC पे जा रहा हूँ, तो करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट में हो ना, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I1R माइनस, ये क्या हो गया, माइनस I2S, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू S अपॉन R, इसको B मान लो। तो फ्रॉम A एंड B क्या आ गया भाई, हमारा आ गया कि Q अपॉन P इज इक्वल टू S अपॉन R। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज खत्म होता है। जितने भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं डेरिवेशंस मैंने करा दिए। काइंडली इसको एक बार जरूर से खुद से लिख के देखना, एक ऐसा पेज बनाना जिसमें सारे डेरिवेशन लिख लेना, वो पेज लेके आप सारे उसको एक के बाद एक लिख के सॉल्व करो। इस तरीके से याद करोगे तो आप याद करोगे, समझोगे, जो भी है, तो आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेशंस वाले पार्ट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आप लास्ट मौके पे जाके करना स्टार्ट करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। आप अभी से करो, डेली एक डेरिवेशन, 2 डेरिवेशन भी करते जाते हो, बहुत है, बहुत अभी टाइम है। ठीक है, अभी जस्ट हाफ ईयरली हो रहे हैं एग्जाम, अभी बहुत समय बचा हुआ है और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है, तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें सबसे ज्यादा डेरिवेशन है, वो हम लोग करेंगे। ठीक है।